नमस्कार दोस्तों। सभी गुरुओं को मेरा नमन। और आज हमारे गुरु डॉक्टर गिरीश आहूजा जी सर, आपको सर झुकाकर नमन। इस कासा की फाउंडेशन सर आपने ही रखी थी और आपके ही अच्छे विचारों और अच्छे जो आपने गाइडेंस दी थी, उसके माध्यम से आज हम 11वां फाउंडेशन दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं सर। और हमारे मेंटोर सीए गोपाल जी अग्रवाल, सी एम के भट्ट जी ज्वाइनिंग वेरी सून, और अदर टीम मैनेजमेंट कमेटी मेंबर्स जिनके अथक प्रयास से इस संस्था में एक्टिवली हम लोग यहाँ तक कुछ प्रोग्राम, एक्टिविटीज, सोशल इवेंट्स करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। हमारा सर एक ही लक्ष्य रहा है सर, नॉलेज इज पावर। और इस नॉलेज को स्प्रेड जितना ज्यादा से ज्यादा कर सके, कर पाए सभी लोगों की गाइडेंस से, ये हमारा सबसे सर इम्पोर्टेंट मोटो रहा है। फिजिकल जब फेस टू फेस होते थे तो एक हमारी लिमिटेशन थी, बट आज वर्चुअली जो सर 1 अप्रैल से मैं बात करूं तो दिस इज सर 129th प्रोग्राम फ्रॉम 1 अप्रैल 20th से 129th प्रोग्राम है, जिसको आज हम वर्चुअली सेशन के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। 129वां सर। तो सेंचुरी, मोर देन ए सेंचुरी सर। आप लोगों की ब्लेसिंग, आप लोगों की गाइडेंस से ही ये संभव हो पाया है। आहूजा जी डिस्कनेक्ट हुए, ज्वाइन कर रहे हैं अगेन। एक सेकंड सर। तो सर आपकी ब्लेसिंग से सर 129वां सर ये प्रोग्राम है हमारा इस साल का, 1 अप्रैल से अभी तक का। तो हम आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक गुरु वंदना 2 मिनट का एक परफॉर्मेंस के साथ शुरू करना चाहूंगा। मैं ईशा वर्मा से रिक्वेस्ट करता हूं कि एक गुरु वंदना के साथ प्रारंभ। शरीरं स्वरूपं यथा वागरत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मे ऋतुर्यं गुरोरङ्गिपदे मनश्चेन लग्नं ततकिं कलनं पुत्रपौत्रादि सर्वं विमन्ताभवम् सर्वमेकाभिजातं गुरुरङ्गिपदे मनश्चेन लग्नं ततकिं विदेशेषु भाग्यः स्वदेशेषु धन्यः सदाचारनित्येषु मन्तो न चान्यः गुरुरङ्गिपदे मनश्चेन लग्नं धन्यवाद ईशा। नाउ मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने मेंटोर गोपाल जी अग्रवाल से कि ओपनिंग रिमार्क्स के साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। सर म्यूट है आपका गोपाल सर। आज बहुत खुशी की बात यह है कि हम लोग अपना 11th फाउंडेशन डे उस शख्सियत की इन्फ्लुएंस में मना रहे हैं जिन्होंने इसकी फाउंडेशन स्टोन रखी थी 11 साल पहले, आहूजा सर ने। और मैं तो हमेशा पंचतत्व से चीजों को जोड़ता हूँ कि हमारे 5 ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, हम लोग भी पंचतत्व से ही बने हुए हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा। और आज 5 ही सितंबर है और ये हमारा जो 11 दिन का प्रोग्राम चल रहा है, 5वां ही दिन है आज, इसका 5वां ही वेबिनार है। सो ऑल दिस इज कोइंसिडेंस। और ये सब चीजें अपने आप संभव कब होती हैं? जब गुरु की कृपा होती है। तो सुमित भाई ने जिस तरह से बताया कि 129वां प्रोग्राम है, हरकुलियन टास्क टू माय माइंड सर। और मैंने देखा एनडीएस की सीरीज सुमित भाई ने चलाई, जिसके लिए लोग हैवी फीस चार्ज करते हैं, जिस तरह से मेंबर्स को
और खास तौर से हमारे जो सबसे बिलव्ड आहूजा सर को लाना, उनके इतने बिजी शेड्यूल में से हम लोग उनका टाइम चुराते हैं जिस तरह से, और उनके लिए तो मैं यही कहता हूं कि पृथ्वी सब कागज करूं और लेखन ही सब बन रहा है, 7 समुद्र की मसी करूं गुरपुन लिखा न जाए, पूरी पृथ्वी को कागज बना लूं, पूरे वन की लकड़ी को कलम बना लूं और 7 समुद्रों की स्याही बना लूं, उसके बाद भी आहूजा सर के गुणों को तो नहीं लिख सकता, एटलीस्ट दैट आई एम श्योर। मेरे ख्याल से अगर यूनिवर्स का कोई अवार्ड हो, चाहे भारत रत्न हो, कुछ भी, उनके सामने मुझे वो सब छोटे लगते हैं। और ये मैं अपने दिल से कह रहा हूं फ्रेंड्स, बिलीव मी, आई हैव नॉट फाइंड एनी सच काइंड ऑफ गुरु इन माय लाइफ। इतना सेल्फलेस और इतना उनका प्यार, इतनी ब्लेसिंग्स, और सबसे बड़ा इतना आज तक जिस तरह से वो कभी किसी भी मेंबर की कोई कॉल अनआंसर्ड उनसे नहीं रहती, ये बहुत बड़ी चीजें हैं जो बड़ा मुश्किल से मिलती हैं सर। और मैं तो सर की हमेशा यही कामना करता हूँ कि मेरे जीवन में सर का हमेशा ब्लेसिंग्स मेरे जीवन में बनी रहे एटलीस्ट, और उनके एक की मैं कामना करता हूँ कि जिस तरह से हम लोगों को एजुकेट करते हैं सर, और जिस तरह से सुमित भाई सर को ले आते हैं। मैं सच बताऊं कि शायद मैं अब कई बार कॉल करता हूं तो पता लगा कि 2 महीने का प्रोग्राम ऑलरेडी, तो इसके लिए सुमित भाई को बहुत बहुत इनको साधुवाद देता हूं कि आहूजा सर को लाना, क्योंकि उनकी अपनी जिस तरह से अभी भी आज सुबह से बताएंगे किस तरह से बिजी थे सर, तो हमेशा उनकी आपकी ब्लेसिंग सर मिलती रहती है हम लोगों को। एक बहुत मोटिवेटिंग पर्सनैलिटी आपकी है, और हम लोग आपके जीवन से बहुत कुछ प्रैक्टिकली सीखते हैं। एटलीस्ट मैंने तो सीखा सुमित भाई, मैं सच बताऊं आपको, डिसिप्लिन मैंने आहूजा सर से देखा है कि टाइमिंग की क्या वैल्यू है। 1 मिनट आप घड़ी मिला लें उनके आने से। इतने प्रोग्राम हम लोग विकास मार्ग में भी किए, कासा में भी किए, आज भी जिस तरह से सर आए हैं उनको मालूम है, हमें मालूम है कि किस तरह से वो इतने टाइट शेड्यूल में से टाइमली आते हैं। ये सब चीजें बड़ी मैटर करती हैं, और लाइफ में गुरु से यही सब चीजें सीखने को मिलती है कि किस तरह से आहूजा सर ने एक केवल टेक्निकली नहीं, एज ए पर्सन, मतलब मेरी पानी आ जाता है सर जब मैं आपके बारे में सोचता हूँ। जो आपकी हम्बलनेस है, आई एम नेवर सीन इतना इस लेवल पे पहुंच के, ये सब चीजें लगता है कि सच में। तभी आज मैं सर से कह रहा था, अपने फ्रेंड्स को बता दूं कि हमें बहुत दिनों से आपकी फिजिकली चरण रज नहीं मिली सर। आपके जो फीट टच करने में जो सर सुकून मिलता है, उसका आनंद ही कुछ और होता है। हालांकि आपको देख के भी बहुत सुकून मिलता है, और लाइव देख के तो उससे ज्यादा मिलता है, और नहीं तो यूट्यूब पे भी मैं सुनता हूँ सर। और जब मैं आपको बताऊं, जब नींद नहीं आ रही होती तो आपका कोई लेक्चर लगा लेता हूँ सर। ये बहुत बढ़िया चीज हो गई सर। ये लोरी गाने वाला काम मैंने, यस, सो दैट इज जस्ट लाइक ए मदर सॉन्ग, बिलीव मी, कि आपकी सूदिंग वॉइस, सूदिंग नॉलेजेबल वॉइस कान में पड़ती रहती है, कब सो जाता हूँ पता नहीं लगता। थैंक यू सर। तो बाद में वाइफ आके बंद करती है, उनको पता लग जाता है हाँ आहूजा सर को सुन रहे हैं सोते समय। सो विद दीज वर्ड्स सर, आपको हम लोग बड़ा डेस्परेटली वेट कर रहे हैं, और आज 11वां हमारा फाउंडेशन डे है सर। और मैं तो ये कासा के हर मेंबर ने जिस तरह से कंधे से कंधा मिला के सभी हमारे फ्रेंड्स चल रहे हैं, और सुमित भाई का जिस तरह से डेडिकेशन है, आई ऑल्सो विश दिस ऑस्पिशियस डे, जबकि हमारे गुरु जी की प्रेजेंस यहाँ पर है, जिन्होंने पहली ईंट इंस्टीट्यूशन की रखी कि भाई को नई कामयाबी दें, और ये इसी तरह से हम सबको जोड़ते हैं। और सुमित भाई के सौजन्य से और कासा के सौजन्य से गुरु जी के दर्शन भाई मिल रहे हैं, उसके लिए विशेष मेरा सुमित भाई को तहे दिल से धन्यवाद है कि इस तरह से सुमित भाई जो प्रोग्राम करते हैं, मतलब इस एज पे, इतनी कम एज पे सर इतनी सब चीजें अचीव करना इज ए बिग थिंग। सो विद दीज वर्ड्स मैं सुमित भाई को हैंड ओवर करता हूं फॉर फर्दर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। मैं सर के इनवाइट करने से पहले सर के आने के बाद मैं चाहूंगा कि एक बार स्टैंडिंग ओवेशन आहूजा सर को सभी हमारे फ्रेंड्स देयर वो आ जाएं स्क्रीन पर। इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ द पार्टिसिपेंट्स टू प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज इन स्टैंडिंग मोड। तहे दिल से आहूजा सर का एक बार स्वागत करें उनके स्क्रीन पर आते ही। सर गोपाल सर मैं बताना चाहूंगा कि सर ने फाउंडेशन स्टोन रखी, और उसके बाद से आज चौथे फाउंडेशन दिवस में सर 11 में से 4th टाइम सर यहाँ पर हैं हमारे इस संस्था
के स्थापना दिवस पर। और सर इज ऑलवेज अवेलेबल, जब भी सर से टाइम मांगा सर ने दिया। तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी यहाँ पर फिजिकल नहीं है अवेलेबल, फिर भी सब खड़े होकर सर को एक बार सर मुझे भी खड़ा तहे होना दिल से सर का पड़ेगा। धन्यवाद नमन करें। थैंक यू, धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर Thank आगे you, का sir. टॉपिक टेक्निकल आप आगे बढ़ाएंगे। आज चैरिटेबल ट्रस्ट का टॉपिक रखा है, क्योंकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन भी चैरिटेबल कौन पर्पज सा से है। मर्जी कहिए, चैरिटेबल का बात जी है, सर, कोई जी बात सर, ओवर टू यू सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू सर। सर इतना भाव विभोर कर दिया मुझे, आई एम रियली ओवरवेल्म्ड। और इतना भाव विभोर कर देंगे ना तो आदमी के हाथ में शब्द नहीं होते बोलने के लिए। मैं तो ये सुनकर और ये गोपाल जी की जो बातें सुनी और सुनीति जी जो सुनी, तो वैसे ही आदमी इतना भाव विभोर हो जाता है कि उसके पास ये नहीं कहना लगता कि क्या कहे। क्या गोपाल जी जो मेरे बारे में इतनी तारीफ कर दी, वो कम के नहीं। और इनका वैसे तो इन्हें अपने नाम पे जी लगा ही रखा है, ताकि जरूरत ही नहीं है किसी को जी लगाने की। तो गोपाल जी अग्रवाल जी तो जी लगा हुआ है, तो हमें तो इनका लिए बहुत बढ़िया चीज है और नाम भगवान का है। और फिर सुमित ने ये कहा, और मेरा ये हो नहीं सकता। मैंने सुमित को फोन किया कि मेरा एक प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहा है, 5-7 मिनट लेट हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होगा। मेरे को भागता भागता मैं आया हूँ, लेकिन अच्छा नहीं लगता कि किसी को वेट कराना, सारे लोग आपने इंतजार करें और आप ना आए, ये मेरे अच्छा नहीं लगता। ठीक है, सुमित ने कहा, मैंने उनको पहले बोला मेरे 6 प्रोग्राम ऑलरेडी हैं। उन्होंने कहा जी सर आपको आना ही आना है, 6 बजे आ जाइए। मैं कहा मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा बहुत शिफ्ट करने की, नहीं हो सका। ये लास्ट मिनट में बहुत ही मुश्किल से मैं उनको हाथ जोड़कर वापस आया हूँ। धन्यवाद आपका सुमित जी। 11वें फाउंडेशन डे पर आपको मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। ये बहुत बड़ा शुभ काम कर रहे हैं जो 129वां प्रोग्राम आप कर रहे हैं। और वैसे भी हमारे NIRC के रीजनल काउंसिल के तो मेंबर है ही है सुमित जी, और दूसरी बार मेंबर बने, ये तो पहली बार थोड़ी है, दूसरी बार बने ना सुमित जी? जी 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 सर, जी हाँ, सर। तो हम तो चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके ये उसके चेयरमैन बने। नहीं चेयरमैन बनेंगे तो सीधा आ ही जाएंगे ये, पर काउंसिल मेंबर में सेंट्रल काउंसिल के लिए लड़ेंगे। सर सीसी का आशीर्वाद दें सर सुमित मैं भाई वही को। तो कह सीसी रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ नहीं बने तो कोई बात नहीं, काउंसिल मेंबर तो आने के लिए आप वैसे ही इंतजार कर रहे हैं उनकी, और वो इलेक्शन जरूर लड़ेंगे और लड़ना चाहिए। मैं तो ये कह, देखिए ये इलेक्शन लड़ना एक जुनून है, ये जुनून है, ये कुछ नहीं है, नशा है। इस नशे में गालियां पड़ती हैं तो भी करता है आदमी। आप एक देखिए, एक हाउसिंग सोसाइटी का एक सेक्रेटरी होता है, उस बेचारे को कुछ नहीं मिलता है, वो बेचारों की सेवा ही करता रहता है, गाली भी खाता है, फिर भी अगली बार ही बनना चाहता है। ये एक नशा है, और ये नशे के बारे में कुछ नहीं कहते। नशा तो हमें भी है लेक्चर देने का, पर नशा अलग अलग है। इनको लीडरशिप का नशा है, इलेक्शन लड़ने का नशा है, हमें लेक्चर देने का नशा है। इनको गालियां खाने का नशा है, हमें तालियां खाने का नशा है। इतना ही फर्क इतना ही फर्क है। ये गालियां ही खाते रहते हैं बेचारे, इतनी मेहनत करके, इतना इलेक्शन लड़के गालियां ही खाते हैं। बताइए क्या है, क्या सेवा कर रहे हैं और फिर भी गाली खाते। हम सेवा कर रहे हैं, तालियां तो मिलती है कम से कम, इसको तो गालियां मिलती हैं, और फिर भी नशा है। नशा एक ऐसी चीज है सर, ऐसे नशे में कोई बुरी चीज नहीं, बहुत अच्छी चीज है। आपको इलेक्शन करने का शौक है, जरूर है, लीडरशिप का शौक है, होना चाहिए। और लीडर नहीं आएंगे तो कैसे होगा, और यंग लीडर चाहिए आजकल के। और ये सेवा भाव से आते हैं, कोई कमाने नहीं आते, कोई यहाँ पर सेवा करते हैं, गालियां भी खाते हैं, फिर भी सेवा करते हैं, फिर भी दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे। और पूरी अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है, मैं इसमें कोई बुरा नहीं मानता, क्योंकि ये एक नशा जो है करना चाहिए, लाइफ में होना चाहिए कुछ ना कुछ। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामना भी करता हूँ इसके 11वें फंक्शन फाउंडेशन डे के लिए भी। और वैसे भी आपका जो आगे सेंट्रल काउंसिल के लिए इलेक्शन लड़ना है, अब 1.5 साल ही तो रह गया है, ये साल तो बर्बाद हो ही गया है, अगले साल ये तो आपको इसी तरह फाउंडेशन इसी तरीके से करते रहेंगे, प्रोग्राम भी करिए, लोगों को मिलिए भी। और मुझे उम्मीद है कि आप जरूर आगे इस हमारे सेंट्रल काउंसिल में आकर इंस्टीट्यूट की सेवा करेंगे। चलिए सुमित भाई डिक्लेयर हो गया आज आपका, बहुत बहुत मुबारक हो। गुरु जी के श्रीमुख से डिक्लेयर हुआ है। देखिए सर, आशीर्वाद देना हमारा काम है, अब हमारा काम आशीर्वाद है। अब आशीर्वाद को दिया है तो आपको पूरा आपने करना है, पूरा आपने करना, मेहनत आपने करनी है। और जो डेस्टिनी आपकी है वो तो डेस्टिनी होके रही, ये कुछ भी कर। मैं तो जब कुछ सीए कर रहा होता था एग्जाम, मैं कहा तेरी किस्मत होगा तो पास हो जाएगा, नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, चिंता मत करना, फेल भी हो जाए तो कोई बात नहीं। ये तो होता रहता है लाइफ में, अप्स एंड डाउन तो लाइफ में होते हैं।
तो ये जो सीए बना अपनी डेस्टिनी से बना है, और आप जो बन रहे हैं एनआईआरसी के मेंबर बने तो भी डेस्टिनी से बने। अगर सेंट्रल काउंसिल में आएंगे आपकी डेस्टिनी है, आशीर्वाद हमारा है, डेस्टिनी जी आपकी। सर, थैंक यू बस सर। ये मैं आप कह सकता हूँ, आपकी जो किस्मत में है तो कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। अगर आपकी डेस्टिनी में सेंट्रल काउंसिल मेंबर बनना है तो कोई रोक नहीं सकता। मैं थैंक वापस यू आ सर। रहा हूँ सर, मैं अब अपना टॉपिक शुरू करता हूँ चैरिटेबल ट्रस्ट का, क्योंकि इन्होंने कहा कि हमारा चैरिटेबल ट्रस्ट है तो आपको बताना पड़ेगा। लेकिन मैं पहले अमेंडमेंट लूंगा जो आई है इस बार, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका कल्प्रिट तो थोड़ा मैं ही हूँ, मैंने कल्प्रिट नहीं था, मैंने तो बात एक अच्छी बात करी थी, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा ज्यादा कर दिया। हुआ क्या था कि मैंने इनको, जब मैं लॉ बना रहा था इनकम टैक्स, तो मैंने कहा सर देयर आर सो मेनी चैरिटेबल ट्रस्ट विच आर रजिस्टर्ड लॉन्ग बैक, कोई 20 साल पुराना, कोई 30 साल पुराना, कोई 40 साल पुराना, कोई 50 साल पुराना, या 1023C में अप्रूवल ली हुई है, पुरानी अप्रूवल, रिटर्न भरते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देते हैं, रिटर्न भरते हैं, अप्रूवल नंबर डाल देते हैं 1023C का, लेकिन सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं, बिकॉज सर्टिफिकेट मिसप्लेस हो गया या टॉर्न हो गया या कहीं फाइल में पड़ा है, हमें पता नहीं लग रहा, खो गया। तो हम सर्टिफिकेट, तो जब कोई स्क्रूटनी आती है तो एओ कहता है सर्टिफिकेट दिखाओ। हम कहते हैं सर सर्टिफिकेट तो है नहीं, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। आपके यहाँ कॉपी भी होती है, हमने कई बार कॉपी मांगी, वो कॉपी भी नहीं मिलती, उनके पास भी रिकॉर्ड पूरे नहीं। तो हमने एक सजेशन दी, सर एक काम कीजिए, लेट एवरीबडी हु इज रजिस्टर्ड, जो रजिस्टर्ड है 12A में या जो अप्रूव्ड है 1023C में, लेट देम अप्लाई वंस अगेन इन अ सिंप्लीफाइड फॉर्म। और आजकल तो ये एप्लीकेशन है, एक सिंप्लीफाइड कर में दे दीजिए नेम, एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर, पैन नंबर, और आपको हम नया सर्टिफिकेट आईडी दे देंगे, यूनिक आईडी ऑनलाइन मिल जाएगा। हमने इसके लिए रिक्वेस्ट करी कि सबको एक बार अप्लाई करने दीजिए, वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेगा, आप कोई सवाल नहीं पूछे, कुछ नहीं है, उनको यूनिक आईडी दे दें ताकि आगे से आपके पास भी रिकॉर्ड है और हमारे पास भी रिकॉर्ड होगा कि ये रजिस्टर्ड है। अभी तक हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है, अप्रूवल सर्टिफिकेट भी नहीं है, तो सर कर दो। बात तो मानी बात, बहुत अच्छी बात मानी, लेकिन गए थे ईद मनाने, रोजे भी गले पड़ गए साथ में। क्या हुआ, उन्होंने कह दिया ठीक है हम आपको अलाउ करेंगे, अब करना है मैं बताता हूं, लेकिन जो भी अब आपको अप्रूवल मिलेगी या रजिस्ट्रेशन मिलेगी, दैट विल बी वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years। पहले तो परमानेंट अप्रूवल थी, परमानेंट रजिस्ट्रेशन था, नाउ द अप्रूवल और रजिस्ट्रेशन विल बी फॉर ए मैक्सिमम फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years, एंड यू विल हैव टू अप्लाई फॉर रिन्यूअल एवरी 5 years। आपको रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना पड़ता। कह रहा हूं ना, गए थे ईद मनाने, रोजे गले पड़ गए। अब ये हर 5 साल बाद, पर चिंता क्यों करते हो, आप लोगों का तो काम बढ़ गया, हर 5 साल बाद आपको कहेगा सर रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना है, और जब आप रिन्यूअल के लिए अप्लाई करेंगे तो पूरी डिटेलें देनी पड़ेगा, पूरी की पूरी डिटेलें। इस वक्त तो आपसे कोई सवाल पूछेगा ही नहीं, पर रिन्यूअल के टाइम पे आपको एक एक डिटेल देनी है, जैसे फर्स्ट टाइम रिन्यूअल होता है, फर्स्ट टाइम अप्रूवल होता है। तो लीजिए सर, लॉ बन गया, यू हैव एवरीवन who is registered under 12A or who has been approval under 1023C। 23C वाले नॉर्मली तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या हॉस्पिटल, मेडिकल इंस्टीट्यूशन से। हाँ, कुछ नोटिफाइड चैरिटेबल ट्रस्ट या रिलीजियस ट्रस्ट भी वो 1023C में आते हैं, वहाँ अप्रूवल मिलती है या रजिस्ट्रेशन मिलती है। सो 1023C में अप्लाई किया हुआ है, वहाँ पर अप्लाई हम 56D में करते हैं अब अप्रूवल के लिए, या फॉर्म 10A में करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। आपको एक सिंप्लीफाइड फॉर्म अभी आएगा, वैसे तो 1 जून से आना था और आपको अप्लाई कर देना था बाई 31 अगस्त, लेकिन ये कोविड की वजह से आ गया और आपको कह दिया गया दैट यू विल नाउ विल अप्लाई फ्रॉम 1 अक्टूबर। अभी तक तो फॉर्म नोटिफाई हुआ है, फॉर्म आएगा, यू विल अप्लाई फ्रॉम 1 अक्टूबर टिल 31 दिसंबर। अभी फॉर्म नहीं आया है, फॉर्म अभी नोटिफाई होना है, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म होगा, कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, आपको नेम देना है, एड्रेस देना है, पुराना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना है, पैन नंबर देना है, अपलोड कर देना है, और 1 महीने के अंदर अंदर आपको नया रजिस्ट्रेशन, नया यूनिक आईडी मिल जाएगा। वो किसे कहते हैं, री रजिस्ट्रेशन।
or re-approval. It is not renewal, it is re-registration और re-approval. Everyone, मेरी बात सुन लीजिए, जिसको भी रजिस्टर्ड है, everyone will have to apply again by 31st December, starting from 1st of October. और अप्लाई कर दीजिए, अपने क्लाइंट को बोल दीजिए अप्लाई करना है, बहुत सिंपल काम है, अप्लाई ऑनलाइन करके आपको नया सर्टिफिकेट आईडी मिल जाएगा, लेकिन वैलिड फॉर 5 इयर्स, चाहे वो अप्रूवल हो चाहे रजिस्ट्रेशन हो, वैलिड फॉर 5 इयर्स. यू विल हैव टू अप्लाई फॉर रिन्यूअल एटलीस्ट 6 months prior to the expiry of 5 years. 6 months prior to the expiry of 5 years at least, मतलब कम से कम 4.5 साल से पहले आपको अप्लाई कर देना है. 4.5 साल से पहले, 6 months prior to the expiry of 5 years, आप रिन्यूअल के लिए अप्लाई करेंगे. पर जब आप रिन्यूअल के लिए अप्लाई करेंगे, काइंडली नोट, उस वक्त आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे, आपको पूरी 3 साल की बैलेंस शीटें लगानी पड़ेंगी, आपको 3 साल के सारे लगाकर, और जैसे फ्रेश अप्रूवल मिलता है वैसे दिया जाएगा. और वो अप्रूवल आपको मिल जाएगा, उसके लिए टाइमलाइन है, वो अप्रूवल आपको देंगे. अगर कोई रिजेक्शन करनी होगी तो आपको शो कॉज तो दिया ही जाएगा. तो ये फेसलेस प्लीज है जी, फेसलेस होगा ये, फेसलेस. सर देखिए, अप्रूवल के बारे में कोई फेसलेस की अभी बात नहीं आई है, वो तो असेसमेंट की फेसलेस है. आप फेसलेस की बात ना करिए. अप्रूवल तो आपने अप्लाई ऑनलाइन करना है, आपने ऑनलाइन अप्रूवल अप्लाई करना है, लेकिन जब आप अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड है तो हो सकता है आपको बुलाकर दे दे, उसमें कोई फेसलेस वाली बात नहीं आई है. फेसलेस इज ओनली असेसमेंट, दिस इज नॉट असेसमेंट, दिस इज अप्रूवल और रजिस्ट्रेशन. ये कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जेम्पशन ने देना है, कोई असेसिंग ऑफिसर ने थोड़ी देना है. तो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, ऐसा बात नहीं है. और 6 months का टाइम है अप्रूवल देना, रजिस्ट्रेशन देना आपको. तो इसलिए आप चिंता मत कीजिए, ये फेसलेस यहाँ नहीं होने वाला. फेसलेस तो आपको पता है कहाँ होता है, वो असेसमेंट का फेसलेस है या पेनल्टी का फेसलेस है, और अपील का भी आ रहा है फेसलेस, 25 सितंबर से मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगा. पर ये वाली चीजें तो कमिश्नर के पास अपीयर होना है. हाँ, एप्लीकेशन ऑनलाइन है, कागज ऑनलाइन देने पड़ेंगे. इफ यू रीड अपीयरेंस तो आपको दे देंगे अपॉर्चुनिटी. आजकल की बात अलग है, आजकल की बात तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंस में भी हो सकती है, लेकिन अभी इसके लिए फेसलेस का कोई कारण नहीं आया. क्लियर हो गया सर? ये मैंने जवाब भी दे दिया, और ये भी आपको कह दिया कि आपको अप्लाई पहले रिन्यूअल के लिए री रजिस्ट्रेशन या री अप्रूवल के कर दीजिए. लेकिन रुकिए, अगर आपके पास दोनों हैं, 1023C की अप्रूवल भी है और 11-12 की रजिस्ट्रेशन की भी, और उसकी भी है 12A में रजिस्ट्रेशन, तो आगे से आप एक ही कर सकते हैं, दोनों नहीं रख सकते. या अप्रूवल रखिए या रजिस्ट्रेशन होगी, दोनों नहीं होगी. एक को सरेंडर करना पड़ेगा, एक को अप्लाई करना पड़ेगा. दोनों अब अलाउड ही नहीं है. पहले दोनों होते थे, कईयों के पास स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, मेडिकल इंस्टीट्यूशन के पास 12A भी था, 11-12 भी था. कुछ डिफरेंस है उसमें, लेकिन अब एक ही होगा. डिसाइड कर लीजिए 12A में जाना है कि 1023C में जाना है. और जब नया अप्लाई करेंगे तब भी एक ही होगा, और जब पहली बार अप्लाई करना है तब भी एक ही में मिलेगा, या 1023C में या 11-12 में 12A की रजिस्ट्रेशन. अब तो 12A भी हो गया, प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन 12A भी सेक्शन कर दिया, पहले 12AA था. बट यू हैव टू मेक एन एप्लीकेशन. अब सुनिए, ये तो मैंने एग्जिस्टिंग का बता दिया. सारे एग्जिस्टिंग को प्लीज नोट, 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक अप्लाई करना है. एंड प्लीज डोंट वेट टिल 31 दिसंबर. लास्ट डे तक इंतजार मत करना. फिर मत कहना यार सिस्टम में गड़बड़ आ गई. इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, कोई पेपर देना ही नहीं है, एक एप्लीकेशन ही तो देनी है. तो उसमें कौन सा देर लगेगी? आप बैठकर अप्लाई कर दीजिए और आपको अप्रूवल मिल जाएगी और रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी. कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ऑलरेडी अप्रूवल है. बट पीरियड वैलिड नाउ 5 years. Renewal at least 6 months before the period of 5 years. Next point. फर्स्ट टाइम आप जाना चाहते हैं, फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं, तो पता क्या लिखा सुमित जी? यू हैव टू अप्लाई
at least 1 month before the commencement of the previous year relevant to the assessment year for which you are seeking approval. एक महीना पहले, कब पहले होता था? लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। अब 31 मार्च तक अप्लाई कर सकते थे, अब तो एक महीना पहले, बिफोर द स्टार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो कोई मुझे पूछने लगा, सर ये कौन सा तरीका है? हम क्या जरूरी है 1 अप्रैल को शुरू करेंगे? हो सकता है हम नवंबर को शुरू करें, हमने कमेंसमेंट करना है, हो सकता है दिसंबर में करें, पहला साल जनवरी में हो, ये कैसे होगा? मैंने कहा क्यों घबराते हो भाई, फर्स्ट प्रीवियस ईयर जो होता है वो डेट ऑफ कमेंसमेंट से लेकर 31 मार्च होता है, 1 अप्रैल का नहीं होता। फर्स्ट प्रीवियस ईयर लेस देन 12 मंथ्स हो सकता है, फ्यूचर प्रीवियस ईयर 12 मंथ्स होते हैं। अगर आपको नवंबर से दिसंबर से शुरू करना है तो अक्टूबर 31 तक अप्लाई कर देना। वो तो आप एक ट्रस्ट बना लीजिए, छोटा सा 2-3-4 हजार रुपया लेकर ट्रस्ट बना लीजिए, उसका रजिस्टर पैन नंबर ले लीजिए और रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर दीजिए। 1 महीने में रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिलेगा। ये प्रोविजनल होगा। अब फिर आपको इसके लिए रेगुलर पर लेना है। कब लेना है रेगुलर? विद इन 6 months फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द चैरिटेबल एक्टिविटी और at least 6 months prior to the completion of 3 year, whichever is earlier। अब दोबारा आपको रिन्यू प्रोविजनल के लिए रेगुलर मिलेगा। प्रोविजनल एक बार ही मिलना है, फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हैं, प्रोविजनल मिलेगा। आप अप्लाई कर दीजिए, लेकिन महीना पहले, नहीं तो चैरिटेबल एक्टिविटी शुरू कर दी और आपने कर दी तो आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा उस पीरियड का। आपके पास हाथ में आ गया 1 महीने से और फिर शुरू कर दो, कमाल हो गया। फिर तो आपको पहले क्या होता था, 31 मार्च को आप अप्लाई करते थे और फिर अगर रिजेक्ट हो जाता था तो आप फंस गए, पूरे साल का आपने पैसा ले रखा है और आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, फिर आप अपील फाइल करते थे और बार बार तंग होते थे। अब पहले ही कह दिया 1 महीने में मिल जाएगा, आप अप्लाई कर दो, महीने के बाद चैरिटेबल एक्टिविटी शुरू कर दो। हम कब मना कर रहे हैं? तो आपको तंग ही नहीं कर रहे हम, ये तो हमने कराया कि आपको तंग नहीं कर रहे। प्रोविजनल मिला तो आगे शुरू करिए, नहीं मिला तो आगे शुरू क्यों करेंगे आप? ये तो फायदा कर दिया। लेकिन 1 महीना पहले शुरू में गिफ्ट में कोई ना लेना डोनेशन ज्यादा, 50,000 से कम रखना, नहीं तो वो कहेंगे आपके प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के बाद ही तो मिलना है आपको एग्जेम्पशन, और प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन 1 महीने में आएगी। तो 1 महीना पहले अप्लाई कर दीजिए ताकि आप फिर अपना चैरिटेबल एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं। समझ में आ गया? अब कईयों के एप्लीकेशन ऑलरेडी पेंडिंग है रजिस्ट्रेशन की, कोई बात नहीं, आपको फ्रेश अप्लाई नहीं करना, वो मर्ज हो जाएगी एज ए फ्रेश एप्लीकेशन और आपको एक जब ये नया आएगा आपको वो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देंगे। जिसके एप्लीकेशन पेंडिंग है तो वो ग्रांट कर देंगे। अभी प्रोविजनल सर्टिफिकेट का अप्लाई एप्लीकेशन आया है तो आपको मिलेगा। अब आप एक और बात है, आपने कोई ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई किया विच आर कंट्रेरी और विच आर नॉट इन कंसेंट टू द ऑब्जेक्ट फॉर विच वर एस्टेब्लिश्ड, तो उस केस में भी आपको विद इन 30 days of the modification of J object will have to apply for fresh registration। आपको करना ही पड़ेगा उसके लिए रजिस्ट्रेशन, नहीं तो आप डी रजिस्टर हो जाओगे। ये भी लॉ बन गया है, तो ये प्लीज जो लीजिए, ये पहला लॉ बना है जो आपको अप्लाई करना है। चाहे आप 1023C में जाना है तो वहां पे करिए, यहाँ करना है तो यहाँ करिए। 1023C में 56D फॉर्म है, यहाँ 10A फॉर्म है, और सिंप्लीफाइड फॉर्म तो तब आएगा जब आपको वो मिलना है, क्या कहते हैं, री रजिस्ट्रेशन या री अप्रूवल आनेगा, अक्टूबर पे आएगा, इंतजार कीजिए। ये तो आपने रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर दी, आपको मिल गई। आपको रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना मैंने बता दिया, वैलिड 5 years है, चाहे 1023C में हो। एक चीज मैंने करवा दी, पहले 1023C में कॉर्पस डोनेशन माफ नहीं होती थी, उसको स्पेंड करना पड़ता था 85% और अक्यूमुलेट कर सकते थे मैक्सिमम 15%। लेकिन 11-12 में कॉर्पस डोनेशन माफ होती थी, 11(1)D में फुल्ली एग्जेम्प्ट, कोई खर्च भी ना करो तो भी पूरी एग्जेम्प्ट हो जाती थी। आपको सिर्फ 11(5) में रखना पड़ता था, लेकिन एग्जेम्प्ट थी। लेकिन जो 1023C में थे उनको एग्जेम्प्ट नहीं थी। ये 1 अप्रैल 2020 से उनको भी एग्जेम्प्ट करवा दिया, वो भी एग्जेम्प्ट होगी कॉर्पस डोनेशन, चाहे आप 1023C में जाएं या 11-12 में जाएं। लेकिन एक प्रॉब्लम है 1023C में, कुछ फायदे भी हैं कुछ प्रॉब्लम भी है। एक ही प्रॉब्लम है
जैसे सेक्शन 11(1) के नीचे एक एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है कि आप अक्रूवल सिस्टम फॉलो कर रहे हो, एक ऐसी इनकम है जो इस साल ले तो ली आपने अक्रूवल बेसिस पे, बट इट हैज नॉट बीन एक्चुअली रिसीव्ड, यू कैन फाइल फॉर्म 9A electronically before the due date of return, that this is the income which has already been taken into account in my current income and expenditure account, but it has not been actually received. I will apply this income in the year of receipt or year following that. तो 9A फॉर्म भर देते हैं इलेक्ट्रॉनिकली बिफोर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न, तो फिर आपको ये बेनिफिट हम दे देते हैं, इस साल का डीम्ड एप्लीकेशन मान लेते हैं, और फिर जिस साल आपकी इनकम आई और प्लस 1 मोर ईयर आप उसको खर्च कर दीजिए, नहीं खर्च करेंगे तो आपकी उस साल इनकम मान ली जाएगी जो अनस्पेंट अमाउंट होगा। मैं एग्जांपल दिया करता हूं, सपोज एक एफडीआर आपने बनवाई 1 करोड़ रुपए की 7% इंटरेस्ट पे 3 साल के लिए। अब 3 साल तक आपको इंटरेस्ट तो मिलता रहेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट की बनवाई है, लेकिन रिसीव तो होगा नहीं, तो खर्च कैसे करेंगे? आप एक अंडरटेकिंग दे दीजिए 9A में बिफोर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न दैट दिस इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट which is accrued this year but not actually received. I will apply this income in the 3rd year जब मिलेगा, when it is received, और year following that तो हम इसको डीम्ड एप्लीकेशन मानकर इस साल आपको एग्जेम्पशन दे देंगे, और फिर 3 साल प्लस 1 ईयर 4 साल तक इंतजार करेंगे। अगर आप खर्च कर देंगे 4 साल में तो ठीक है, 4 साल के अंदर, और नहीं करेंगे तो फिर जितना अमाउंट आपने नहीं किया उसको हम इनकम मान लेंगे, उसमें 15% नहीं मिलेगा, उसको हम इनकम मान लेंगे। ये पहली एक्सेप्शन है। वहां पर एक और भी एक्सेप्शन है, और भी किसी कारण से आप पैसा खर्च नहीं कर सके, रिसीव हो गया लेकिन खर्च नहीं कर सके, अरे एंड में रिसीव हुआ अभी हमें, तो आप कह सकते हैं वी विल स्पेंड इट नेक्स्ट ईयर। एक अंडरटेकिंग दे दीजिए फॉर्म 9A में, वी विल स्पेंड इट नेक्स्ट ईयर, तो वो डीम्ड एप्लीकेशन मानकर इस साल आपको एग्जेम्पशन दे देंगे, और अगले साल आप खर्च कर देना, और अगले साल खर्च कर दोगे तो आपको टैक्स नहीं लगेगा, नहीं करोगे तो वो आपका नाम एप्लीकेशन नहीं हुआ तो टैक्स लगा देंगे पूरे अमाउंट में। तो ये समझ में आया? ये था, ये नहीं है, ये 1023C में नहीं है। 1023C में तो अक्रूवल भी हो गया तो भी स्पेंड करना पड़ेगा, कहां से लाएं हम नहीं जानते। 11-12 में ये है बेनिफिट, बाकी तो सिमिलर है ऑलमोस्ट। रादर 1023C में फायदा है, आप 15% से ऊपर एक्यूमुलेट करना चाहते हो तो 11-12 में लिखा है 11-2 में आप फॉर्म 10 भरते हो, और वो फॉर्म 10 यू हैव टू फाइल बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न, एंड रिटर्न हैज टू बी आल्सो फाइल्ड बिफोर द ड्यू डेट। दोनों कंडीशन है तो 11-2 में आप सेविंग कर सकते हो फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर, मोर देन 15% जो आप करना चाहते हैं। फॉर्म 10 भरना पड़ेगा आपको बिफोर ड्यू डेट, रिटर्न भरनी पड़ेगी बिफोर ड्यू डेट, दोनों अगर एक दिन भी कोई चीज डिले हो गई तो 11-2 मिलेगा ही नहीं एग्जेम्पशन। लेकिन ऐसी चीज 1023C में नहीं है। 15% से ऊपर जो भी आप एक्यूमुलेट करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि ड्यू डेट तक इन्फॉर्म करना है या फॉर्म 10 भरना है। आप वक्त कर सकते हैं, ड्यूरिंग असेसमेंट भी कर सकते हैं, उससे पहले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फायदा 1023C में है, नुकसान तो वही है जो मैंने एक्सप्लेनेशन बताई। तो आप अप्लाई करिए। अब अगला पॉइंट जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए कई चैरिटेबल ट्रस्ट के पास ATG है, उनको भी अप्रूवल मिली हुई है ATG की, और ATG का सर्टिफिकेट परमानेंट है। ATG का फायदा ट्रस्ट को नहीं होता है, डोनर को होता है। अगर आपके पास ATG का सर्टिफिकेट की अप्रूवल है तो डोनर जो आपको देता है उसको डोनर को ATG में डिडक्शन मिल जाती है 50%, आपको पता है, ऑफ द अमाउंट डोनेटेड। अगर आपका अप्रूव्ड चैरिटेबल ट्रस्ट है और आपके पास ATG सर्टिफिकेट है, ATG 5 में सर्टिफिकेट है, तो अब ATG 5 का सर्टिफिकेट के लिए भी आपको दोबारा री अप्रूवल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। आपके पास परमानेंट अप्रूवल थी ना, री अप्रूवल के लिए अप्लाई कर दीजिए अक्टूबर से लेकर दिसंबर में। जैसे री रजिस्ट्रेशन किया वैसे इसका भी री अप्रूवल के लिए अप्लाई करें, और ये जो अप्रूवल मिलेगी अब परमानेंट नहीं होगी, ये तो रूटीन है। इस साल पहली बार तो रूटीन है री अप्रूवल, उसके बाद 5 साल के लिए मिलेगी, और आपको उसके लिए फिर रिन्यूअल करना पड़ेगा एटलीस्ट 6 मंथ प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर। जैसे रजिस्ट्रेशन हो गया
वैसे ये ATG का सर्टिफिकेट का भी अप्रूवल का भी उन्होंने वही कंडीशन लगा दी, और पहली बार अप्लाई करेंगे तो प्रोविजनल मिलेगा अगर फर्स्ट टाइम आपने ATG लेना है। अगर एग्जिस्टिंग ATG है तो आपको तो अप्लाई सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर दीजिए, दिसंबर तक आपको मिल जाएगा 5 साल के लिए, और 5 साल से पहले 4-4.5 साल से पहले आप उसको रिन्यूअल के लिए अप्लाई कीजिए। लेकिन अगर आपके पास पहले नहीं है, फर्स्ट टाइम अप्लाई करेंगे तो आपको प्रोविजनल मिलेगा अप्रूवल, वैलिड फॉर 3 इयर्स। फिर आपको परमानेंट अप्रूवल के लिए अप्लाई करना ही पड़ेगा, जो वैलिड होगा 5 साल के लिए। तो चलिए, मैंने ATG भी बता दिया, लेकिन अब सबसे खतरनाक जो सेक्शन ATG में आया वो ये है, हर चैरिटेबल ट्रस्ट जिसके पास ATG है will have to prepare a list of donors and submit it online on the portal of the income tax department. उस सोसाइटी आपको पूरी डिटेल, जैसे TDS की क्वार्टरली स्टेटमेंट देते हो, इसकी भी एक स्टेटमेंट आएगी, अभी आई नहीं है, आएगी, और आप उस स्टेटमेंट को बनाकर उसको अपलोड करेंगे, जिसमें नाम ऑफ द डोनर होगा, एड्रेस ऑफ द डोनर होगा, पैन नंबर ऑफ द डोनर होगा, और अमाउंट डोनेटेड होगी। और ये होगा साथ में क्या होगा, चेक से आया कि कैश आया, ये आएगा, ये डोनेटेड होगी, और ये अपलोड करना पड़ेगा चैरिटेबल ट्रस्ट को ऑन द साइट ऑफ द इनकम टैक्स। जो अपलोड जैसे ये करते हैं, ये आपकी क्वार्टरली स्टेटमेंट, ऐसे इसको भी करना पड़ेगा। अभी ईयरली स्टेटमेंट ये आएगी, क्वार्टरली तो नहीं आएगी, आ जाएगी, अभी आई नहीं, और बताएंगे कितने दिनों में करेगा, कौन से फॉर्म होगा, उस पर आप अपलोड कर देंगे, अपलोड करेंगे, और वहां से क्या होगा, जब अपलोड हो जाएगा सिस्टम पे, तो सिस्टम से ऑटोमेटिकली ये आपकी साइट पे चले जाएगा, डोनर की साइट पे। डोनर जो रजिस्टर साइट है डोनर की, वहां पर जैसे 26A आ गया, ये भी आपकी डिटेल वहां आ जाएगी डोनेटेड। अब आपका नाम वहां पर है तो आपको ये डिडक्शन मिलेगी। जैसे TDS का क्रेडिट तभी मिलता है जब 26A में डिटेल हो, इस तरह ये भी क्रेडिट आपको डिडक्शन ATG की तभी मिलेगी जब आपका नाम अपीयर हो रहा हो। अगर आपका नाम उस स्टेटमेंट में नहीं आया, आपके साइट पे नहीं आया, तो फिर आप चैरिटेबल ट्रस्ट को कहोगे रेक्टिफिकेशन करे, ये गलत हो गया। बट जब तक आपका नाम पोर्टल में नहीं आएगा, आपकी साइट रजिस्टर्ड साइट पे नहीं होगा, तब तक आपको डिडक्शन ATG की नहीं मिलेगी। ये तो आपको प्रूव हो गया, क्योंकि लोग क्या करने लग गए थे, अभी जब भी देखा टैक्स कम जमा कराया है तो बोगस ATG दिखा देते थे, ऐसे ही पैन नंबर डाल के बोगस दिखा दिया, कौन वेरीफाई करेगा। अरे लोग तो ATC बोगस ले लेते हैं, ATC दिखा दी, चल भैया ATC दिखा दे, कौन वेरिफिकेशन करेगा। 98% रिटर्न तो चली जाती है, सिर्फ 1.5% ही तो आती है स्क्रूटनी में। इसलिए उन्होंने कह दिया ना 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 ना, अब तो ATG तभी मिलेगा जब वहां पे आपकी लिस्ट में नाम आया और आपको मिला। सर फंस गए हैं चैरिटेबल ट्रस्ट, क्योंकि आपको पता है चैरिटेबल ट्रस्ट में अनोनिमस डोनेशन टैक्सेबल होती है एट द 30%। अनोनिमस डोनेशन, आप ज्यादा जो अनोनिमस डोनेशन ले सकते हो वो 5% ऑफ द टोटल डोनेशन है, और वो ₹1 लाख विच एवर इज मोर। और 5 लाख से 5% से ऊपर डोनेशन आ गई और आपने पैन नंबर एड्रेस नहीं दिया, तो वो कहेंगे ये तो अनोनिमस है। तो क्या करेंगे, आप स्टेटमेंट फाइल करेंगे। आपने स्टेटमेंट फाइल कर दी 4 करोड़ रुपए की, कि 4 करोड़ की डोनेशन आई है, ये नाम है, ये एड्रेस है, ये पैन नंबर है। लेकिन आपने जब रिटर्न फाइल करी अपनी क्वार्टरली वो वाली इनकम टैक्स की रिटर्न फॉर्म 7 में, और वहां पे आपने अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर लगाया और वहां पर डोनेशन 6 करोड़ की है, वो कहेंगे 6 करोड़ और आपने डिटेल दी है 4 करोड़, तो ये 2 करोड़ कहाँ से आया। 5% तो 6 करोड़ का अलाउ कर देंगे, खर्च तो उसको भी करना है, लेकिन 5 तो अनोनिमस हो जाएगा, उस पर नहीं खर्च करोगे तो टैक्स नॉर्मल रेट पे लगेगा। लेकिन बाकी 1 करोड़ 70 लाख पे तो 30% टैक्स लगा देंगे, क्योंकि आपको डिटेल कहाँ है। चैरिटेबल ट्रस्ट जी, ये तो अनोनिमस है, पहले तो पता नहीं लगता था, अब तो अनोनिमस डोनेशन पे टैक्स लग जाएगा। तो ख्याल रखना, ये अनोनिमस डोनेशन की भी ध्यान रखना, नहीं तो टैक्स लग जाएगा आपको। ये भी मैंने आपको बता दिया, तो ये भी आपको करना है। ये तो अमेंडमेंट आई है, जो मैंने आपको बोला सबको फॉलो करनी है, ATG भी करना है, ये भी करनी है, और आपने रिटर्न जो फाइल करते हो वो फॉर्म 7 में करनी होती है। अब लोग रिटर्न ही गलत फॉर्म पे साइन करते हैं। पहले तो अब एक चीज मैं बता दूं,
सुमित जी ये ध्यान रखना, अगर किसी का चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड नहीं है, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 में अगर टोटल डोनेशन 50,000 से ऊपर आती है, चाहे एक से या मोर देन वन, चाहे चेक से चाहे किसी भी फॉर्म में, वो पूरी की पूरी टैक्सेबल हो जाएगी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अंडर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10। क्योंकि अब उन्होंने लिख दिया है कि अगर कोई डोनेशन या गिफ्ट आती है चैरिटेबल ट्रस्ट को या रिलीजियस ट्रस्ट को, तो तभी आपको माफ होगी जब आप रजिस्टर्ड हैं या अप्रूव्ड है 1023C में या रजिस्टर्ड है अंडर 12A में। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तो आप गए, आपका 50,000 से ऊपर चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी है, चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी है, चाहे सम ऑफ मनी है, जो भी डोनेशन आई वो पूरी की पूरी टैक्स लगा देंगे। कोई खर्चा अलाउ नहीं करेंगे, कोई एप्लीकेशन अलाउ नहीं करेंगे। ग्रॉस रिसीट 50,000 से ऊपर है मनी की, या कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है या मूवेबल 50 से ऊपर है, तो उसके ऊपर पूरा टैक्स लग जाएगा। इसलिए पहले प्लीज ले लो, जितने भी मंदिर, गुरुद्वारे, चर्चेज ये या चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, रजिस्टर्ड अंडर इनकम टैक्स, उनको पूरा टैक्स लग जाएगा। अगर सुमित जी आपका कैसा चैरिटेबल है, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर आप डोनेशन ले ही नहीं सकते 50,000 से ऊपर, ले ही नहीं सकते टोटल मनी मोर देन 50, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज माना जाएगा। रजिस्टर्ड अब जरूरी कंपलसरी हो गया चैरिटेबल ट्रस्ट को। अभी तक चैरिटेबल ट्रस्ट रिटर्न भरते हैं तो वो अपनी रिटर्न फॉर्म 7 में भरते हैं, लेकिन लोग कई टिक ही नहीं करते कि कौन से सेक्शन में भर रहे हो। 1023C में, 3IAB में भर रहे हो, 3IAC में भर रहे हो, 3IAD में भर रहे हो, 3IAE में भर रहे हो, कि IB में भर रहे हो, कि V में भर रहे हो, कि VI में भर रहे हो, कि VIA में भर रहे हो। वो टिक कीजिए। अगर आपका 1023 3IAB है, AC है, वो क्या है IAB और AC, यूनिवर्सिटी और कॉलेज which is not for making profit but imparting education, which is wholly or substantially financed by the government. Wholly means 100% finance, substantial means more than 50% finance from the government. तो इसके लिए सिर्फ रिटर्न भरनी होती है, कोई और कंडीशन नहीं है, कोई 10BB फॉर्म नहीं जाता है, ऑडिट रिपोर्ट नहीं होती है, कोई भी 85-15 नहीं है, सिर्फ एक रिपोर्ट भरनी है और उसको एक कॉलम में लिख देना है कि ये आया। अगर आप 1023 3IAB टिक नहीं करेंगे तो मैक्सिमम मार्जिन रेट में लगा के आपको रगड़ देंगे। प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, आपको टिक करना है 1023C 3AB, और टिक आप तभी करेंगे जब आपका होली और सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट है। इस तरह हॉस्पिटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन 1023C 3IAC में आते हैं, होली और सब्सटेंशियली, उनको भी टिक करना पड़ेगा। फिर 1 करोड़ से नीचे वाले 3IAD और 3IAB वाले होते हैं, उनको IAD और टिक करना पड़ेगा। अगर टिक नहीं किया तो वो कहेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर दो, इसकी तो रजिस्ट्रेशन कोई है ही नहीं, अप्रूवल कोई है ही नहीं, तो आप टिक नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ेगा। कई बार तो कंप्यूटर, कई तो सॉफ्टवेयर ही ऐसे गलत हैं, परेशान कर मारते। भैया आपको टिक करना है, नहीं तो आगे बढ़ोगे नहीं, नहीं तो मांगेगा पर रजिस्ट्रेशन नंबर दो, टिक कर दीजिए। फिर सिंपल रिपोर्ट है, कोई ऑडिट रिपोर्ट है ही नहीं, कुछ नहीं है 1 करोड़ से नीचे, सब कुछ मिलाकर भर दो एक ही जगह कॉलम में, खत्म। आपसे कोई पूछ नहीं रहा कि आपने कितना खर्च किया, कितना बचा, कुछ नहीं है, आपको एक रिपोर्टिंग मैटर है सिर्फ। लेकिन आप गलत भर देते हो तो मैक्सिमम मार्जिन रेट आ जाता है। और कई लोग कहते हैं रजिस्टर्ड नहीं है हम सर, तो कौन सा फॉर्म भरे? अगर आप चैरिटेबल है, रजिस्टर्ड नहीं है, फिर भी फॉर्म 7 भरना चाहिए। लोग फॉर्म 5 भर देते हैं। अगर आप फॉर्म 5 भरोगे तो मैक्सिमम मार्जिन रेट लगकर आ जाएगा 42.74%। मुझे मत कहना, 42.74% टैक्स लग जाएगा। अगर आप यहाँ भरेंगे फॉर्म 7 में तो स्लैब रेट लगता है, पहला 2.5 लाख माफ, अगला 2.5 लाख 5%, अगला 5 लाख 10-20%, व्यापकी पे 30%। सिर्फ 2 कारणों से मैक्सिमम मार्जिन रेट लगता है चैरिटेबल ट्रस्ट को। एक तो वो कि वो जो 11.5 में आपने एक्यूमुलेट नहीं करा, पैसा रखा ही नहीं 11.5 में, और दूसरा देयर आर सम बेनिफिट which are applied for the benefit of person referred to 13.3। आपने 13.3 के लिए अप्लाई कर दिया तो मैक्सिमम मार्जिन रेट है, अदरवाइज तो स्लैब रेट है। लेकिन लोग गलती कर देते हैं,
वो ऐसे ही काम करते हैं। अब आगे सुनिए, आपको पता है कि टीडीएस आपके लिए कंपलसरी हो गया चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए भी। अगर आप टीडीएस नहीं करेंगे तो सेक्शन 40A शेल म्यूटेट मुटेंडिस विल आल्सो अप्लाई टू चैरिटेबल ट्रस्ट। अगर आपने पेमेंट कर दी जिस पे टीडीएस कटना था, पेमेंट 1 लाख की कर दी, टीडीएस कटना था, आपने नहीं काटा, तो 30% ऑफ द पेमेंट क्या माना जाएगा? नॉट अप्लाइड फॉर चैरिटेबल पर्पस। वो 30% नॉट अप्लाइड होगा क्योंकि आपने टीडीएस नहीं काटा। तो प्लीज नोट कर लीजिए, टीडीएस काटना है, नहीं तो फिर आपको जब काटोगे फिर मिलेगा वो एप्लीकेशन वो। और दूसरा 40A3 भी आपको लग गया है। 40A3 है पेमेंट ऑफ एन एक्सपेंडिचर एक्सीड्स ₹10,000 वेदर कैपिटल और रेवेन्यू, यहाँ पर है exceed 10,000 the payment should be made by account pay check or account pay draft or through electronic clearing system, otherwise पूरा का पूरा अमाउंट आपका ये नॉन एप्लीकेशन माना जाएगा और आपको इसके ऊपर टैक्स लग जाएगा और कभी भी अप्लाई नहीं माना जाएगा। तो 40A3 भी लगेगा, ये ध्यान रखना। मुझे बाद में मत कहना कि सर वो तो हमने किया नहीं, ये भी एक प्रोविजन आपके लग गए। अब एक और चीज है, अब क्या होता है सर कि एक केस था कि सपोज कीजिए आपकी इस साल की रिसीट जो है 4 करोड़ की है। आप 4 करोड़ का 15% तो रिसीट को भी इनकम मिलाकर सारी हाउस प्रॉपर्टी इनकम वगैरह सब मिला 4 करोड़ है। आप 15% तो एक्यूमुलेट कर सकते हो मैक्सिमम 60 लाख। 3 करोड़ 40 लाख रुपया खर्च करना पड़ता है, नहीं तो 11(2) में जाते हैं। लेकिन सपोज कीजिए 60 लाख मैक्सिमम है। सपोज कीजिए आपने 340 खर्च करना है, आपने 360 खर्च किया। अगर 360 कर दिया तो एक्यूमुलेट सिर्फ 40 ही अलाउड है, फिर 60 अलाउड नहीं है, 15% नहीं है। 4 लाख का 15% तो मैक्सिमम है, लेकिन आपने 3 करोड़ 60 कर दिया तो 40 एक्यूमुलेट करना है। 3 करोड़ 80 किया तो 20 एक्यूमुलेट करना है। 3 करोड़ 90 किया तो 10 लाख एक्यूमुलेट करना है। अगर 4 का 4 कर दिया तो फिर एक्यूमुलेट कुछ करना ही नहीं है। लेकिन अगर 4 करोड़ 50 लाख कर दिया तो 4 करोड़ 50 लाख कर दिया तो 15% नहीं मिलेगा, लेकिन ये 50 तो एक्सेस एप्लीकेशन हो गया। पहले एक्सेस एप्लीकेशन के लिए कई जजमेंट हैं, महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल ट्रस्ट, रघुवंशी चैरिटेबल ट्रस्ट, गुजरात सेवक समाज, सभी ने कहा था कि वो अगले साल की एप्लीकेशन मान ली जा सकती है, लेकिन कॉलम तो कोई है ही नहीं। अगले साल की एप्लीकेशन कैसे माने? और वो मानते नहीं है और वो कहते हैं हम तो सुप्रीम कोर्ट गए। लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट आपके फेवर में आ गई। सुब्रोस फाउंडेशन, SUBROS, सुब्रोस फाउंडेशन सुप्रीम कोर्ट। तो अब तो वो आप एक्सेस जो करा है 50 लाख रुपया, अगले साल की एप्लीकेशन मांग सकते हैं। वो फॉर्म में चेंज करने के लिए मैंने बोला है, शायद चेंज आ भी जाए। आप अगले साल की एप्लीकेशन मांग सकते हैं क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई है। तो ये भी एक फायदा हो गया है। अब अगली बात बता रहा हूं। अब आपने एक बिल्डिंग खरीदनी है 5 करोड़ रुपए की, आपने 4 करोड़ का लोन लिया और 1 करोड़ रुपया अपना लगा लिया, 5 करोड़ हो गए। तो लॉ कहता है अब एप्लीकेशन कितना मानेंगे? 5 करोड़ कितना मानेंगे? सर आपका एप्लीकेशन 5 करोड़ नहीं है, आपका एप्लीकेशन सिर्फ 1 करोड़ है। इस साल 4 करोड़ का लोन लिया है। लोन को इनकम थोड़ी होती है, लोन को अप्लाई करना कोई जरूरी नहीं है, लोन तो इनकम ही नहीं है। आपने कर दिया कोई बात नहीं। आपके अकाउंटेंसी में 5 करोड़ एप्लीकेशन है और आप लाइबिलिटी साइड में 4 करोड़ लोन दिखाएंगे, लेकिन इनकम टैक्स में एप्लीकेशन सिर्फ 1 करोड़ होगा। और जब आप लोन को रीपेमेंट एप्लीकेशन माना जाएगा, रीपेमेंट ऑफ लोन प्लस इंटरेस्ट तब माना जाएगा, अभी नहीं माना जाएगा। अभी नहीं माना जाएगा, तब माना जाएगा, ये याद रखिए। अभी नहीं माना जाएगा। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको एप्लीकेशन के टाइम पे 1 करोड़, हाँ इस साल कोई लोन रीपे किया है वो भी एप्लीकेशन है, लेकिन लोन इज नॉट एन इनकम। लोग 5 करोड़ एप्लीकेशन दिखा रहे हैं, बिल्कुल गलत। 1 करोड़ एप्लीकेशन, लोन इज नॉट एन इनकम, तो उसको अप्लाई आपने कर दिया है, चिंता मत करो। लेकिन जब रीपेमेंट ऑफ लोन करोगे तब हम इसको एप्लीकेशन मानेंगे फ्रॉम इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम अकाउंटेंसी पॉइंट ऑफ व्यू। अब अगला पॉइंट आया, ये तो मैंने आपको, अब कई बार कॉलेज होता है, उसके ऑब्जेक्ट में लिखा है कि वो अपने स्टूडेंट को लोन दे सकते हैं।
फॉर एजुकेशन, तो वो चैरिटेबल एक्ट ने लोन दिया, तो वो जो लोन देना है ना वो एप्लीकेशन माना जाएगा। आपने दिया तो एप्लीकेशन है, पूरा का पूरा लोन एप्लीकेशन है। और जब लोन वापस आएगा, अगर इंटरेस्ट भी आता है तो इंटरेस्ट भी, तब वो इनकम मान ली जाएगी। रिटर्न ऑफ लोन इज एन इनकम जो आपको वापस आएगा, और उसके इंटरेस्ट भी आया तो भी इनकम मानी जाएगी। लेकिन जब आपने लोन की पेमेंट करी तो वो एप्लीकेशन माना जाएगा। ये भी ध्यान रखिए, वो एप्लीकेशन माना जाएगा। लोग ये भी गलती कर देते हैं, वो कहते हैं लोन दिया, नहीं सर लोन इज एन एप्लीकेशन। जब लोन दिया जो रिफंडेबल है, हाँ स्कॉलरशिप दी वो तो वैसे ही एप्लीकेशन होती है, स्कॉलरशिप थोड़ी रिफंडेबल होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये एप्लीकेशन क्या होती है। लोग अब एप्लीकेशन ऑफ इनकम करते हैं तो सवाल पूछते हैं, सर जो 15% है वो ग्रॉस रिसीट का लेना है कि इनकम का लेना है, नेट इनकम का लेना है आफ्टर खर्चा। पहले तो ये डिस्प्यूट था, मैंने ये डिस्प्यूट खत्म करा दिया है। अगर आप अपना फॉर्म 7 देखेंगे तो वहां नीचे लिखा है 15% ऑफ ग्रॉस रिसीट, तो आप 15% ग्रॉस रिसीट का ले लीजिए, आपको अलाउड है। आपको नेट का नहीं लेना, 15% ग्रॉस रिसीट का लेना है, तो आप ग्रॉस रिसीट ले लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे मैंने आपको बोला कॉर्पस डोनेशन माफ होती है 11(1)D में, या अब तो वहां पर भी 1023C में भी माफ हो गई, सब वो ऑलरेडी माफ हो गई। तो आप उसको अप्लाई करेंगे तो वो एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा। कॉर्पस डोनेशन तो माफ कर दी, तो जब इनकम को ही माफ कर दिया तो फिर अप्लाई का क्या मतलब, वो नहीं माना जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया, वो आपका नहीं माना जाएगा। कॉर्पस डोनेशन जो आपको मिलेगी वो एग्जेम्प्ट होगी, वो एग्जेम्प्ट होगी 11(1)D में। अब तो प्रोवाइजो डालकर, थर्ड प्रोवाइजो के नीचे एक एक्सप्रेशन डालकर 1023C में भी माफ कर दिया है, तो आपको वहां भी एडवांटेज मिल जाएगा और यहाँ भी एडवांटेज मिल रहा है। कॉर्पोरेट डोनेशन माफ है, ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन बाकी जो डोनेशन आती है उसको तो अप्लाई करना ही पड़ता है। लेकिन आपको बोला मैंने, अब आ गया एक चैरिटेबल ट्रस्ट की डेफिनेशन। चैरिटेबल ट्रस्ट की सेक्शन 2 में चैरिटेबल पर्पस की डेफिनेशन दे रखी है, और वहां पर कई लोग फंस जाते हैं। वहां 215 में लिखा है चैरिटेबल पर्पस इंक्लूड रिलीफ टू द पुअर, एजुकेशन, योगा, मेडिकल रिलीफ, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट इंक्लूडिंग वाटरशेड, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट, other places of renown and advancement of any other object of general public utility। ये 7 हैं, दोबारा बोल रहा हूं। नंबर 1 रिलीफ टू द पुअर, ये पहला लिम्ब है। दूसरा एजुकेशन, तीसरा योगा, चौथा मेडिकल रिलीफ, पांचवा प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट इंक्लूडिंग वाटरशेड, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, छठवां प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट और प्लेसेस ऑफ इंपॉर्टेंस, और 6वां और 7वां एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। अब इसके नीचे एक प्रोवाइजो डाल दिया, प्रोवाइडेड दैट advancement of general public utility shall not be treated as a charitable purpose if it carries on any activity of any trade, commerce or business, or an activity to render service to any trade, commerce or business, whether for any consideration, whether for any remuneration, whether for any fee, unless क्या लिखा है, your commercial receipt should not exceed 20% of the total receipt। अगर 20% तक कमर्शियल रिसीट है तो हम कुछ नहीं कहेंगे, और 20% से ज्यादा है तो फिर आपकी एग्जेम्पशन को विड्रॉ कर देंगे पूरी की पूरी। ये आपको रजिस्ट्रेशन कैंसिल करें ना करें, लेकिन एग्जेम्पशन नहीं देंगे उस साल जिस साल 20% से ज्यादा ग्रॉस रिसीट है, इफ यू आर कवर्ड अंडर एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। लेकिन रुकिए, अगर रिलीफ टू पुअर में है, एजुकेशन में है, मेडिकल रिलीफ में है, प्रिजर्वेशन में है, तो उसमें आप चैरिटेबल वो कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं। यू कैन कैरी ऑन ए बिजनेस विच शुड बी इंसिडेंटल टू द अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रस्ट एंड सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट शुड बी मेंटेन्ड फॉर दैट पर्पस। एक स्कूल कॉलेज है, वो अप्रूव्ड है, क्या वो कमर्शियल एक्टिविटी कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, विच इज इंसिडेंटल टू द अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रस्ट। वो कैंटीन चला सकता है, यूनिफॉर्म बेच सकता है, किताबें बेच सकता है, वो आपको बताया ये कमर्शियल एक्टिविटी कर सकता है, लेकिन सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे और इसका ऑडिट भी कराना पड़ेगा। अगर टर्नओवर
44AB की लिमिट से ज्यादा हो गया तो आपको ऑडिट भी कराना पड़ेगा, टैक्स ऑडिट। मैं वो वाला ऑडिट नहीं कर रहा 10B वाला, टैक्स ऑडिट भी कराना पड़ेगा इस कमर्शियल एक्टिविटी का। लेकिन आप कर सकते हैं रिलीफ टू द पुअर वाला। हॉस्पिटल डिस्पेंसरी खोल सकता है वहां पर, हॉस्पिटल वाले वहां नीचे कैंटीन भी चलाते हैं, फूड कोर्ट भी चलाते हैं, चलाइए। इट शुड बी इंसिडेंटल द अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रस्ट। सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाइए और आप जितना मर्जी कमाइए और उसको अप्लाई कर दीजिए सरप्लस को। लेकिन अगर आप एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी में है तो 20% से ज्यादा ग्रॉस रिसीट कमर्शियल एक्टिविटी से हो ही नहीं सकती। ये भी मैंने आपको बता दिया, 20% से ज्यादा हो ही नहीं सकती। मैं चाहूंगा सर आप जितने सवाल पूछना चाहते हैं वो पूछिए, क्योंकि आपको चैरिटेबल का पता है। लेकिन 1023C में फॉर्म भरी, मैं कह रहा हूँ फॉर्म 7 भरना, 5 मत भरना। कईयों के पास तो AOP का है, वैसे तो आपका पैन नंबर ट्रस्ट का होना चाहिए, लेकिन कईयों के पास AOP की है, कोई बात नहीं। लेकिन फॉर्म 7 भरिए। फॉर्म 5 भरेंगे तो आपका मैक्सिमम मार्जिनल रेट लग जाएगा, ये भी मैं आपको बता दूं। आपको रिटर्न भरना है, लेकिन अब आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप 1023C में जाएंगे कि 11-12 में जाएंगे। वो तो बंद कर दिया 21-22 असेसमेंट ईयर से। अब तो एक ही जगह जाना है, या 1023C या 11-12। 21-22 असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर 2021, दो चीजें अब नहीं मिलेंगी। अगर आपके पास 15% से ज्यादा एक्यूमुलेट करना है तो फॉर्म 10 भर देना ड्यू डेट ऑफ रिटर्न से पहले, फॉर्म 10 ड्यू डेट ऑफ रिटर्न से पहले, और रिटर्न भी ड्यू डेट से पहले, नहीं तो नहीं मिलेगा एक्यूमुलेशन। हाँ, अगर 1023C में है तब कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 11-12 के लिए 11-2 के नीचे लिखा है फॉर्म 10। समझ में आ गया? ये भी आपको करना है सर, जो मैंने आपको बता दिया। प्लीज आप 15% ज्यादा एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और आपको बता दिया आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करें, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब अलाउड है, सब अलाउड है। आपकी इनकम कौन सी होती है, आपकी इनकम को हेड नहीं देना, कोई हेड नहीं है आपकी, तो अदर्स आपको टोटल इनकम निकाल लो, हेड वाइज नहीं निकालना, टोटल इनकम निकाल लो। हाँ, उसका बुक्स ऑफ अकाउंट सेपरेट बनाने हैं कमर्शियल के, बाकी तो वही लिखो। ये रेंट आया, स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं लेनी रेंट में, 30% वो नहीं लेनी है, एक्चुअल एक्सपेंस मिलने हैं। तो रेंट को ले लो इनकम, इंटरेस्ट इनकम आया वो ले लो, कोई डिविडेंड इनकम आया वो ले लो, डोनेशन आया तो वो भी इनकम है आपकी, वो लेकर फिर एप्लीकेशन दिखा दो, वो चार्ट है, 15% एक्यूमुलेट कर लो और रिटर्न भरना पड़ता है। तो लीजिए, मैं अब सवाल लेना चाहता हूँ, जो आदमी सवाल पूछना चाहते हैं। काफी टाइम लगेगा उस सवालों में, मुझे मालूम है, तो पूछिए सर। जी सर, सवाल सर कई सारे ऑलरेडी आ चुके हैं, तो मैं डिस्प्ले पे सर दिखाना चाहूंगा मैं सर। क्या कहता हूँ, तो आपके लिए भी मैं आसान सवाल रहे। क्यों नहीं अपने आप लेता जी सर। कि कई लोग क्या होते हैं जिसका जवाब नहीं आता वो सवाल को पढ़ते ही नहीं, और वो कहते हैं मैंने तो, मेरे को तो पता ही नहीं मैंने लिखा। तो मैं ये अपने आप पे ये वाला लांछन नहीं लेना चाहता कि मेरा सवाल नहीं पढ़ा। आप पढ़े, मैं सबका जवाब दे दूंगा। आप पढ़े, मैं हर एक चीज का जवाब मैं डिस्प्ले पे यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर शो करता जाऊंगा जो भी रेलेवेंट क्वेश्चन है। हाँ, करते जाइए, मैं करता जाऊँ। तो स्क्रीन पे बहुत छोटा आ रहा है, तो मैं बड़ा कर लेता हूँ, कोई बात। प्रॉपर्टी परचेज आउट ऑफ कॉर्पस फंड एंड सोल्ड आफ्टर 2 years एट हायर प्राइस। जो कॉर्पस फंड का पैसा है वो फिर पैसे को कोई और चीज में यूज कर लीजिए और वो लगाओ कहीं पे, और बाकी जो पैसा है जो प्रॉफिट हुआ उसको अप्लाई करना है करंट ईयर में। जो कैपिटल गेन है उसको अप्लाई करिए या कोई एसेट ले लीजिए। कॉर्पस फंड वाला एप्लीकेशन नहीं माना जाता। ये जवाब है सर रस्तोगी जी का, सुनील दिल्ली रस्तोगी का। आगे बोलिए सर। अगली क्वेरी भी उन्हीं की थी कंटिन्यूशन में सर। व्हाट अबाउट कैपिटल गेन्स इफ सोल प्रोसीड यूटिलाइज्ड फॉर परचेज ऑफ न्यू प्रॉपर्टी। मैंने बता तो दिया, जो इसमें प्रॉफिट हुआ, कैपिटल गेन को इंडेक्सेशन नहीं करना है, ये प्रॉफिट कमर्शियल सेंस में निकालना है, और इस प्रॉफिट को अप्लाई कर दीजिए रेवेन्यू के लिए या कैपिटल के लिए, वो आपकी मर्जी है। ओके सर, सुनील गुप्ता जी का क्वेश्चन है, वेदर रजिस्ट्रेशन विल आल्सो बी एप्लीकेबल फॉर एनजीओ रजिस्टर्ड अंडर एफसीआरए एक्ट। सर एफसीआरए अलग चीज है, वो तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आता है, इनकम टैक्स की रजिस्ट्रेशन अलग है। एफसीआरए तो होम मिनिस्ट्री के जाके आपको अप्रूवल लेनी है और वहां पर इन्फॉर्म करना है, उनकी स्टेटमेंटें भेजनी है।
लेकिन यहाँ तो इनकम टैक्स की आपको रजिस्ट्रेशन लेना बहुत जरूरी है। ये नहीं लेंगे तो आपको एग्जेम्पशन इनकम टैक्स वाला नहीं देगा। वो तो डिफॉल्ट उसका करेंगे FCRA का। ओके सर PK गोइंका, सर व्हाट विल बी द पोजीशन इन केस ऑफ फॉरेन डोनेशन रिकॉर्ड, हाउ टू बी। मैंने बोला ना FCRA में तो आपको अप्रूवल लेनी है। अगर आपका रेगुलर है तो पहले अप्रूवल ले लीजिए, अगर ओकेजनल है तो आप करके और उनको इन्फॉर्म करिए। और बैंकिंग चैनल से पैसा आता है। अगला क्वेश्चन है, existing institute under section 3IAD received first time received more than 2 crore to apply provisional registration. Yes, first time तो provisional ही होगा आपका। अब तो आप existing हैं, आप 3AD में थे 1 करोड़ से कम, इसलिए हमने आपको कुछ नहीं कहा। अब 1 करोड़ से ऊपर है तो फर्स्ट टाइम ही तो माना जाएगा रजिस्ट्रेशन, तो आप करिए। अगला सवाल, मोहित राज, सर कैन ए प्रैक्टिसिंग CA बिकम प्रेसिडेंट, ट्रस्टी, ट्रेजरर? सर आप कोई बिजनेस थोड़ी कर रहे हैं कि आप नहीं बन सकते। ट्रस्ट बिजनेस नहीं करता, वो तो उन्होंने मना किया हुआ कि आप बिजनेस नहीं कर सकते। आप कर्ता नहीं बन सकते HUF का, आप बिजनेस नहीं कर सकते, लेकिन आप एक कंपनी के डायरेक्टर बन सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रस्टी बन सकते हैं। ज्यादा इंस्टीट्यूट को इन्फॉर्म करना पड़ता है, बाकी कोई मना नहीं है। लेकिन अगर सैलरी लेंगे तो फिर तो आपको पता है कि वहां पर कंपनी वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ वो जो है प्रैक्टिस, उसके लिए पार्ट टाइम कह सकते हैं। चलिए आगे बोलिए। रंजन बंसल, सर स्कूल कॉलेज ऑल्सो हैव टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर 12AB हैविंग रिसीट बिलो 1 करोड़? जी नहीं, जब तक बिलो 1 करोड़ है आपको कोई 1023 वहां नहीं जाना। 12A में आप यहीं रहिए और अपना फॉर्म 7 भर दीजिए, 1023C 3AD टिक कर दीजिए, कुछ नहीं कहेंगे ना। 1 करोड़ से नीचे वाले को कुछ नहीं, कोई सवाल नहीं पूछेंगे। सर प्लीज एक्सप्लेन प्रोविजन रिगार्डिंग फॉरेनर्स कमिंग टू इंडिया एंड गिविंग डोनेशन इन फॉरेन करेंसी। मैंने आपको बताया ना, आपको प्लीज FCRA को तो बताना पड़ता है, हर चीज बतानी है, क्योंकि वो हो सकता है टेररिस्ट की मनी हो सकता है कोई गलत कामों की मनी हो, अफीम गांजा चरस वालों की मनी हो। जी नहीं, आपको तो बताना FCRA में पड़ेगा ही पड़ेगा। चलिए आगे बोलिए। दीपक कुमार, सर ट्रस्ट के टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है और ऑल्सो ट्रस्ट नॉट रजिस्टर्ड, देन हाउ ऑल्सो TDS टू बी डिडक्टेड? अगर टैक्स रजिस्टर्ड नहीं है तो भैया आप AOP बन गए, आपको कुछ नहीं होगा, आपको टैक्स लगा देंगे मैक्सिमम मार्जिनल रेट से। रजिस्टर्ड करा लो और जो डोनेशन आ गई वो तो 50 आपको बता दिया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स कर देंगे। टैक्स ऑडिट तो तब करना होता है जब बिजनेस कर रहे हो, ट्रस्ट बिजनेस थोड़ी करता है, वो तो अगर चैरिटेबल है। हाँ, जो कमर्शियल एक्टिविटी करेगा उसका कराना पड़ता है। कल्दी शंकर, if charitable trust have multiple object fall under main sixth limb of section 215 and object fall under other public utility, registration will income department is 200। सर आप वो एक्टिविटी बंद कर दीजिए तो हम कुछ नहीं करेंगे। आपके पास रजिस्ट्रेशन है कोई बात नहीं, पर वो एक्टिविटी मत करिए। अगर वो करेंगे तो 20% से ज्यादा कमर्शियल नहीं हो सकती टोटल रिसीट का। हम मना नहीं कर रहे, लेकिन वो ये बता दिया। प्रदीप जैन, whether ESI and EPF provision are applicable, why not? सर चैरिटेबल ट्रस्ट क्या खास बात है जो ESI प्रोविजन नहीं लगेगा? अगर कोई एग्जेम्पशन है तो वो बता रखी है उन्होंने, अदरवाइज लगेगा। एम्प्लॉय के लिए क्यों नहीं होगा? आगे क्या है डिस्कशन? आगे क्वेश्चन, नहीं this one sir, is there any limit on margin in case trust is doing trading of goods? Traded goods are made by poor women fulfilling the purpose of the objective of the women। अरे ये तो अगर वो रिलीफ टू द पुअर है तो फिर क्यों आएगा? फिर तो अलाउड है। अगर ये वहां पर आएगा तब कमर्शियल एक्टिविटी है ना, रिलीफ टू द पुअर में तो कुछ होता ही नहीं है। तो रिलीफ टू पुअर में आ जाइए। चलिए आगे। अश्विनी सूद, एन एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वेदर डेप्रिसिएशन इज अरे सर, अरे जब भूल जाए यार अश्विनी, ये एप्लीकेशन अब नहीं मानी जाती, अब कैपिटल एक्सपेंडिचर एप्लीकेशन है। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर को एप्लीकेशन माना तो डेप्रिसिएशन इज नॉट एन एप्लीकेशन। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर को नहीं माना तो डेप्रिसिएशन एप्लीकेशन होगी। लेकिन फिर बता दूं, अगर कॉर्पस से लिया तो वैसे ही कुछ नहीं मिलना।
चलिए आगे। इज देयर एनी बार लिमिट? बार और लिमिट दो चीजें कैसी हो गई? इज देयर एनी बार लिमिट? बार भी तो लिमिट ही होती है। एक ही बात सर। फॉर सैलरी ऑफ मेंबर ऑफ सेक्शन 8 कंपनी। देखिए सर, अगर ट्रस्टी को दे रहे हैं, रिलेटिव ऑफ ट्रस्टी को दे रहे हैं, मैनेजर को रख रहे हैं, कई ट्रस्टी की बीवी वो वहां पर प्रिंसिपल होती है कॉलेज की, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो क्वालिफिकेशन के हिसाब से सेक्शन 13, आप 13(2) पढ़िए, अगर वो आर्म लेंथ प्राइस पे सर्विस ली, आर्म लेंथ प्राइस पे सर्विस दी, आर्म लेंथ प्राइस पे बेचा, आर्म लेंथ प्राइस से खरीदा, तो कोई भी 13(2) नहीं 13(3) नहीं लगेगा। अदरवाइज अगर आर्म लेंथ प्राइस नहीं है तो 13(3) लगता है। प्लीज रीड 13(2). नेक्स्ट क्वेश्चन। 54 है फ्री इन्वेस्टमेंट ऑफ सेल कंसिडरेशन फ्लैट बुक्ड इन 2015 एंड गॉट पोजेशन एंड रजिस्ट्री डन इन अक्टूबर 2020 विल बी एलिजिबल फॉर 54 इन्वेस्टमेंट। सर ये आई थिंक सर ये कैपिटल गेन से रिलेटेड क्वेश्चन तो है। इसको को अलग पूछे ना, बाकियों को क्यों तंग कर रहा है? हर चीज तो यहाँ से पूछ लेते हैं। अरे पहले चैरिटेबल पूछ ले भैया, ये बता दूंगा मैं बाद में भी, मेरे से बात कर लेना। जी जी जी। राकेश मित्तल जी। Anywhere but receive donation about 5 lakh per year, what shall we do? कुछ नहीं करो, पूरा पे टैक्स दे दो अदर सोर्सेस। हम क्या करें? रजिस्टर कराओ, पुराना केस तो खोल देंगे, आगे से रजिस्टर तो करा लो। हम नहीं जानते टेम्पल ने क्यों रजिस्टर नहीं कराया। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। 1 अप्रैल 2017 के बाद आपको रजिस्ट्रेशन कराना था, नहीं कराया तो पूरी इनकम है, आप जो मर्जी कह लो, वो कोई खर्चा अलाउ नहीं करेंगे, इसमें कोई खर्चा अलाउ नहीं करेंगे। ये मैंने आपको बता दिया राकेश जी। सोहिल राणा, विच वन इज बेटर ऑप्शन फॉर इंस्टीट्यूट और स्कूल्स 11-12 और 10-20? आपको बता दिया। एक नुकसान है 1023C में, आप ये नहीं कह सकते कि अक्रूवल इनकम जब रिसीव होगी तब टैक्स करूंगा, वो फॉर्म 9A नहीं भर सकते। और दूसरा, अगले साल नहीं कह सकते, आपको इसी साल खर्च करना पड़ेगा, और नहीं करोगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, नहीं तो 11(2) में एक्यूमुलेट करना पड़ेगा। ये फर्क है बस। आगे क्या लिखता है? सर व्हाट इफ ए सेक्शन 8 कंपनी बट नॉट रजिस्टर्ड अंडर 12AA, तो टैक्स लगेगा। हम क्या, जो कंपनी का रेट ऑफ टैक्स है वो लगेगा। चलो सर आगे बोलिए। जी सर, रस्तोगी सर ने पूछा, ऑफिस यूनिट परचेज आउट ऑफ कॉर्पस फंड एंड गवर्नमेंट ऑन गेव ऑन रेंट पर आगे अगला क्वेश्चन। हाँ जस्ट ए सेकंड सर। सर एसपी लाठर साहब करनाल से। ठीक है जी, लाठर जी। ग्रॉस रिसीट, if gross receipt of school etc exceeding ₹1 crore and not obtained any registration, then whether ITF form will be filled? फॉर्म तो 5 ही भरी है, 7 ही भरी है, लेकिन टैक्स लग जाएगा स्लैब रेट से। चैरिटेबल क्या फॉर्म 7 भरी है जी, लेकिन टैक्स लग जाएगा। राजेंद्र प्रसाद बसिया, नाउ ओनली 1 रजिस्ट्रेशन अंडर 1020 or 12AB, विच वन इज बेटर? मैंने बता दिया ना अभी कि आपको सब जगह कॉर्पस तो दोनों में माफ कर दिया, लेकिन 11(2) का आपको बता दिया डिफरेंस क्या है, और आपको बता दिया 9A नहीं जाएगा 1023C। तो 12 ले लो ना, सबकी जगह फायदेमंद हो जाता है। ये तो सिंगल पर्पज है 1023C, वो तो मल्टीपर्पज है 12A। In case a trust required to spend 50 crores in this financial year as per 11(2), and if advance paid to builder is 25 crore, then can it be considered as application? हाँ करा जाता है एप्लीकेशन, एडवांस देना भी, लेकिन रीजनेबल टाइम का ये नहीं है आप दे के सो जाएंगे। एप्लीकेशन है एप्लीकेशन है सर।
चलिए आगे बोलिए। शाश्वत गनेरी charitable and religious trust is a registered under 12A around 40 years back. Trust is registered in 3 states and no trust deed available. How to go about it? My dear, पहले तो आपको री-रजिस्टर से कराई लो, वो तो आपको वहां पे तो ट्रस्ट डीड देनी नहीं है। अब आप एक रजिस्ट्रेशन डीड को ट्रेस करिए, नहीं ट्रेस करेंगे तो कैसे करेंगे? लॉस्ट FIR कराइए, नई रजिस्ट्रेशन डीड बना के रजिस्ट्रेशन कराइए। अब मैं क्या कर सकता हूँ? रजिस्ट्रेशन डीड तो चाहिए, क्योंकि आप जब रिन्यूअल के लिए अप्लाई करेंगे वो मांगेंगे। चलिए सर राकेश मित्तल जी। सर, फॉर ओल्ड केसेस डिलेड रजिस्ट्रेशन वेदर कंडीशन ऑफ डिले इज पॉसिबल। सर वो पॉसिबल खत्म हो चुका है बहुत दिनों से, ओल्ड केस में भी खत्म हो गया था, लेकिन वो था उसमें एक प्रोवाइजर डाल रखा है 12A में कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाती है बाद में तो पिछले साल का भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा, अगर आपको 11-12 में जो खर्चा किया मिल जाए। प्रोवाइजो पढ़िए रखेंगे, प्रोवाइजो जी। ये संजीव महाजन जी का क्वेरी सर। इन केस ऑफ सोसाइटी डोंट हैव एनी 12AA रजिस्ट्रेशन, ATG फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न फ्रॉम फॉर्म 7। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तो ATG कैसे मिल जाएगा? नॉट क्लेमिंग एक्सपेंसेस, नॉट शोइंग रिसीट। सर ये करोड़ क्या ड्यू टू, मुझे ये सवाल ही समझ में नहीं आया। ओके, ये सवाल अलग कर देना। ओके। और वेबिनार में कई चीजें ना पूछा करो, फंस जाओगे। ओके, ओके। FDR मेड इन कोऑपरेटिव सोसाइटी, इट इज ए वैलिड मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट। जी नहीं, 11(5) में देखिए कोऑपरेटिव बैंक अलाउड है, लेकिन ये सोसाइटी क्या हो गया? आप वहां पे देख लीजिए, लिस्ट है 11(5) की और नोटिफिकेशन भी है, वो पढ़ लीजिए, उसमें आता है तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। चलिए आगे बोलिए। सर संजीव जी का डेप्रिसिएशन क्लेम संजीव अग्रवाल, सर इज डेप्रिसिएशन क्लेम अवेलेबल अनरजिस्टर्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। अरे फिर तो आप AOP में जाओ ना यार, AOP में जाओ, जो मर्जी करो, वहां पर तो खर्चे अलाउड है, लेकिन डोनेशन थोड़ी अलाउड है। वहां अलाउड है, AOP में चले जाओ। सर क्वेरी कंप्लीट कर ली है अपने ने। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, MK भट्ट साहब यहाँ पर हैं हमारे भी, डॉक्टर MK भट्ट सर, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा टू, अगर कोई क्वेरी है, कोई पॉइंट है। भट्ट सर प्लीज। हाँ जी भट्ट साहब बोलिए, आप तो बहुत लेक्चर देते हैं चैरिटेबल पे। नहीं सर, मैं तो सर बालक हूँ आपका, और आपका ही पथ पे आपके सारे बालक हैं सर। आपको एक चीज बता दूं, हम बच्चों से भी सीखते हैं। हमने जिंदगी में जो सीखा है बच्चों से सीखा है। अरे सर, हर एक के अंदर से कुछ ना कुछ ज्ञान है, और ज्ञान सब में होता है। हो सकता है आप मुझे ऐड कर दें, मैं वेलकम करूंगा। रादर मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, गलती है तो मानूंगा, नहीं तो कन्विंस करूंगा आपको। आपको पूरा हक है पूछने का, और सबसे पूरा पहले हक तो है क्रिटिसाइज करने का। एकेडमिक डिस्कशन है, कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, एकेडमिक डिस्कशन है। नहीं, मैं तो आभार प्रकट कर रहा हूँ कि आपने मुझे आइडेंटिफाई किया, एक्नॉलेज किया, मेरे जैसे एक छोटे से बालक को, जो कि एक लर्नर है अभी इनकम टैक्स में। आपने टोपी ना पहनी होती तो भी कर लेता, अब टोपी पहनी है तो थोड़ा मुश्किल पड़ गई थोड़ी सी। नहीं सर, मैं एक दूसरे एंगेजमेंट में था, इवनिंग वॉक करके आया और इमीडिएटली सुमित जी का आदेश था। गुड। उसके बाद थोड़ा सा मेरा सिस्टम फेलियर हो गया, तो उसको अपडेट होने में टाइम लग गया, क्योंकि वो अपडेशन मांग रहा था। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, पढ़े लिखो क्यों, क्या पढ़ाना? आप तो खुद पढ़ाते हैं, तो आपको क्या पढ़ाना? चलिए नहीं सर, मैं सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करूंगा टीम कासा की। उन्होंने आज एक पवित्र दिन, जो कि टीचर्स डे के नाम से विख्यात है, इस शुभ अवसर पर, और हमारे सभी के गुरु, और न केवल हमारे गुरु बल्कि गुरु ऑफ द प्रोफेशन और गुरु ऑफ द कॉमर्शियल वर्ल्ड, हमारे सर को आज आमंत्रित किया। और एक श्लोक मुझे याद आ गया कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर और गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये तो जनरली एक चीज आपको बताऊं, गुरु का नंबर 2 होता है, पहला नंबर माँ बाप का है। नहीं जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नंबर 1 दूसरा नंबर गुरु, और तीसरा नंबर भगवान। भगवान का नंबर 3 है, 1 नहीं है। आपको याद है कि शिव जी, वो जो गणेश जी ने क्या किया था, ब्रह्मांड घूमने नहीं गए थे, माँ बाप के चक्कर लगा लो बस। ये है नंबर 1 है।
नहीं इसी में पुण्य है। गुरु तो नंबर 2 है, पहला नंबर 1। हम तो 2 नंबर ही हैं, 1 नंबर ही तो माँ बाप हैं। ये आपको बता दूं। नहीं सर, माँ बाप की सेवा जो करेगा फल पाएगा। माँ बाप चेंज नहीं हो सकते, ये बता दूं। और माँ बाप की जो सेवा नहीं करता वो फिर जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकता, ये मैं आपको बताऊं। नहीं मैं सर आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं सर, मैं उसका कहीं विरोध नहीं कर रहा। लेकिन सर जो आंखों के अंदर जो अंधकार होता है अज्ञान रूपी, उसका जो निराकरण है और उसको जो हटाने का कार्य गुरु करता है वो माँ बाप नहीं कर सकते। माँ बाप केवल हमें इस भूतल पर नहीं माँ बाप तो टेकन फॉर ग्रांटेड होता है, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो अरे छोड़ो, माँ बाप को भी एक्सपीरियंस है। अब आप उसको कुछ समझते नहीं। हमारे बच्चे तो हमारे समझते नहीं। हम तो सैंडविच सोसाइटी हो गए। मैं तो नहीं हूँ, आप लोग तो सैंडविच सोसाइटी हैं। माँ बाप से भी डरते हैं, बच्चों से भी डरते हैं। तो बस वही मैं बोल रहा था कि बता दे अपने बच्चों से नहीं डरता। सुमित कह दे जरा, सुमित कह दे कि मैं बच्चों से नहीं डरता। जमाना बदल गया, दूसरा बच्चे का ही नंबर है सर। पहले पत्नी से डरता है, उसके बाद बच्चों से डरता है सर। अरे पत्नी से तो कोई नहीं डरता, सिर्फ डराते रहते हो, फिर 50 साल की उम्र में डरने लग जाते हो। अरे छोड़ो ना, कोई नहीं डरता। पहले तो उनकी इज्जत करना हमें सीखना चाहिए, जितना उनका त्याग है किसी का त्याग ही नहीं है। लेकिन फिर वही बात है ना कि वो माँ भी खड़ी हो और बहन बीवी भी खड़ी हो तो मुश्किल पड़ जाती है। वो तो सबको पता है सर। तो यही वचन सुनने के लिए सर आज टीचर्स डे पे आपका सर पुनः आभार और पुनः मैं तो धन्यवाद ज्ञापन करूंगा। और अज्ञान रूपी धन्यवाद धन्यवाद ज्ञापन से पहले कुछ सवाल और है, मैं लेना चाहूंगा। लीजिए सवाल आया सुनील अग्रवाल जी का। रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट अंडर 12 हैविंग ग्रॉस रिसीट 2 लाख। वाह वाह, कितना बड़ा सवाल है। 2 लाख की टोटल रिसीट है। अरे मेरे को तंग कर रहे हो यार। एंड एक्सपेंसेस 10,000 वेदर बेसिक एग्जेम्पशन। हाँ मिलती है, रिटर्न भरने की भी जरूरत नहीं है बिफोर क्लेमिंग एग्जेम्पशन। अगर 2 लाख से 50 लाख से ऊपर नहीं है तो रिटर्न भरने की भी जरूरत नहीं होती है 139(4)A में। अरे भाई साहब, मेरे को सवाल पूछो तो बड़े बड़े पूछो। अरे बिफोर क्लेमिंग एग्जेम्पशन 2.5 लाख से ऊपर है तो ही तो रिटर्न भरना जरूरी होता है। खादर जी, खादी यूनिट, लाथर जी, खादी यूनिट रन बाय सोसाइटी, then which form will be filled for claiming exemption? खादी यूनिट जो है भैया वो फॉर्म 5 में भरेंगे, टेंट वो वाला। और वो सोसाइटी अगर रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी एक्ट है तो वो वाला आएगा। तो वो खादी यूनिट को तो भरना ही नहीं पड़ता मेरे ख्याल। अरे उनकी इनका तो टोटली एग्जेम्प्ट है 1023 में बी में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। अगर गलत नहीं हो तो इनकम एग्जेम्प्ट, अगर गलत नहीं हो तो एग्जेम्प्ट है, तो उनको तो भरना ही नहीं। सर देखिए सर, सेक्शन देखो 139(4)C 139(4)C में चैरिटेबल सेक्शन लिख रखे हैं। उन्हीं सेक्शन वालों को रिटर्न भरनी होती है। 11-12 तो उसमें आ जाते हैं, सेक्शन 139(4) कैपिटल A। मैं आपको 139(4) कैपिटल C दे रहा हूँ, उसमें सारे सेक्शन लिखे हैं जिसमें रिटर्न जरूरी है। अगर वो सेक्शन नहीं है तो रिटर्न होती नहीं। राकेश मित्तल जी फिर आ गए। सर, वेदर एन इंडिपेंडेंट चैरिटेबल सब्सिडाइज hostel is considered as educational institution even if it is not associated with any education? जी नहीं, हॉस्टल कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है। नो नो नो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टीचिंग है, हॉस्टल को टीचिंग थोड़ी है। जी नहीं जी। वो चैरिटी हो सकता है लेकिन टीचिंग नहीं है। सर हरि गोविंद जी का सर नेक्स्ट क्वेश्चन हरि गोविंद जी का। ट्रस्ट इज चैरिटेबल रिलीजियस हैविंग रिसीट फॉर वेरियस पूजा एक्टिविटीज लेस देन 1 करोड़ नॉट रजिस्टर्ड। तो मैं क्या करूं, पूरा 1 करोड़ रुपया टैक्स लग जाएगा आपको बता दूं अगर ये डोनेशन आई है तो। रजिस्टर्ड नहीं है तो मैं कुछ नहीं जानता। 56(2)(10) लग जाएगा। पहले 56(2)(7) इंडिविजुअल HUF के लिए होता था, अब 56(2)(10) सबके लिए हो गया। व्हेन ए पर्सन रिसीव फ्रॉम एनी अदर पर्सन और पर्सन ए सम एक्सीडिंग 50,000 रुपीज इन एग्रीगेट, तो वो तो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है। सेवरल ईयर छोड़ दो, पहले क्या होता रहा है, आगे की बातें करो। जब तक पता नहीं लगा निकल गए, जब पता लग गया तो घर गए। Is trust registered under 4th schedule of the income tax also need to file? नहीं जी,
आप 4 शेड्यूल 1025 सेक्शन होता है, उसके लिए नहीं होता है। आप जाके देखिए ना, मैंने आपको बोला मिलन राजा जी, आप जाकर सेक्शन 139 4 कैपिटल सी देखेंगे, सिर्फ वो वाले ट्रस्टों को रिटर्न भरनी है, बाकियों को भरनी नहीं। जिसको रिटर्न भरनी नहीं उसकी रजिस्ट्रेशन किस बात की, वो उसको कोई रिटर्न नहीं भरनी होती। चलिए, उनका इनकम टोटली एग्जेम्प्ट होती है। हरि गोविंद प्रसाद, एसोसिएशन रजिस्टर्ड एज सोसाइटी वेदर रिसीट फ्रॉम कवि सम्मेलन एंड इंटरेस्ट। अरे आप चैरिटेबल है, कौन से हैं ये तो बताइए। नहीं लिखा नहीं तो मैं क्या बताऊं, आंसर क्या। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं गोपाल जी से या भट्ट साहब से रिक्वेस्ट करूंगा। भट्ट साहब ने तो बहुत कुछ कह दिया यार, गोपाल जी ने भी कह दिया, अब तू ही खत्म कर दे। भट्ट साहब ने भी काफी कुछ थैंक यू सर। सबसे पहले आपका बहुत बहुत आभार, आपको इस टीचर्स डे पर चरण छूकर सर नमन। और हमारे मेंटोर, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू मेंटोर गोपाल जी अग्रवाल एंड भट्ट साहब को भी सर सर विशेष। और सभी सर कई व्यूअर्स की तरफ से भी आपको सत नमन लिखकर आया है। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। भगवान करे आप सबको तरक्की दे, प्लीज स्टे हेल्दी और आप अच्छा तरक्की करें। अब थोड़ा सा अपने आप को संभाल लीजिए, अब तो आगे फेसलेस हो गया है, तो इसलिए कोई गलत काम करने का मौका नहीं देना किसी को। चलिए आगे बढ़िए सर, बस सर कंक्लूड करते हैं सर। थैंक यू वेरी मच एंड आगे भी ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर, स्टे हेल्दी। थैंक यू भट्ट साहब, थैंक यू सर, थैंक यू भट्ट साहब, थैंक यू सुमित भाई, थैंक यू।